शेयर यू हैव टू थिंक। जब आप कुछ शेयर के बारे में सोचोगे, फिर उसके बारे में नेक्स्ट स्टेप इज यू विल रिसर्च, यू विल एनालाइज, देन यू विल सेलेक्ट, देन यू विल बाय। बाइंग इज द लास्ट स्टेज ऑफ मेकिंग योर पोर्टफोलियो। हम सोचेंगे किस शेयर के बारे में, आज हम इस पे वर्क करेंगे कि कैसे शेयर, कौन सा शेयर खरीदना है। तो कैसे सोचना है इस बात के, इसका सिंपल तरीका है, आप सुबह उठो, सुबह जब उठते हो देखो, वॉशरूम में गए, व्हाट प्रोडक्ट्स यू आर यूजिंग, कौन से सोप्स यूज करते हैं, कौन से टूथपेस्ट यूज करते हैं। आप किचन में गए, विच विच स्पाइसेस यू आर यूजिंग, विच ब्रांड ऑफ फ्रिज यू आर यूजिंग, विच कूलर यू आर यूजिंग, विच लैपटॉप यू आर यूजिंग, मे बी एट द टाइम ऑफ ड्रेसिंग आप कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, कौन से शूज पहनते हैं, कौन से स्लीपर्स पहनते हैं। फिर आप बाहर निकलिए, देखिए कि आप किस गाड़ी में बैठ रहे हैं, उसके टायर कौन सी कंपनी के हैं, ठीक है। आप अगर नोटबुक यूज करते हैं तो कौन सी कंपनी के हैं, पेन कौन सी कंपनी का है, पर्स कौन सी कंपनी का है, आपके घर में वायर लगा हुआ है वो कौन सी कंपनी का है, ट्यूबलाइट कौन सी कंपनी का है। और उसके बाद आगे बढ़िए, स्कूल में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, देन वहां पे देखिए कि फर्नीचर्स किस कंपनी का है, या कौन सा बिल्डर है जो इसको बनाता है, कौन से अगर कहीं से आपको नॉलेज हो सकती है तो स्टील कहाँ से यूज हो रहा है, कौन सा ज्यादा, या आपका सीमेंट कौन सा यूज हो रहा है, ट्रक कौन सी चल रही है, रोड पे चलते हुए बसेस कौन सी कंपनी की आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर आपने केवल ये एनालिसिस कर ली, केवल ये एनालिसिस, तो आप गलत शेयर में कभी नहीं खरीदे। सिंपली सुबह से शाम तक मैं सिंपली कहता हूं, सर्च फॉर दैट शेयर विच यू योरसेल्फ, your family member, your neighbors, your relatives are using, means you yourself or family member or relatives, or they are contributing in the revenue of that company। क्या आप किस बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आती है, देखने की कोशिश करने की कि केवल आपकी नहीं, 10 20 50 जो जिन लोगों को आप जानते हो, अच्छा तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन ने किस बैंक अकाउंट में खोला, कहां पे खोला, तुम्हारे किसने खोला, तुम्हारे किसने, आपको पता चल जाएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन से बैंक के शेयर खरीद। समस्या क्या है, मैं पूछता हूं लोगों से कि जी कौन से बैंक में आप अपना अकाउंट खोलोगे, लोग कहेंगे एसबीआई, पहला जवाब आएगा। दूसरा आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक। चलो जी, शेयर कौन सा खरीदोगे, बंधन बैंक। आई डोंट नो हाउ, व्हाई, तो समझ में नहीं आता क्यों, छोटा है, सस्ता है, टिप आया है, यस बैंक कोई, तो कोई आईडीएफसी बैंक, क्यों पता नहीं, हो सकता है वो 4 गुना हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं, शेयर खरीदते समय आज कोई शेयर 4 गुना हो गया, अगले 6 महीने में फिर 1/4 हो जाए, सिंपल से। अगर उसका रेवेन्यू नहीं है उस तरह का, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो क्या आप खरीदेंगे वो 4 टाइम नहीं होगा खराब है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। 4 टाइम क्या 40 टाइम भी हो सकता है वो, दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटर्स गेम इन द मार्केट। लेकिन वो 1/40 कब होगा उसका भी कुछ नहीं पता। तो प्लीज व्हेन यू आर बाइंग शेयर, यू हैव टू थिंक अबाउट द रेवेन्यू, कौन से कंपनी की रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट में आप कंट्रीब्यूट कर, जब आप ही नहीं कर रहे हो, सोचो क्या ऐसा हो सकता है कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज आप यूज करते हो, आप उसके कस्टमर बनते हो, क्यों ना आप उसके मालिक बन जाओ ना। मैं तो सिंपल कहता हूं, मैं कॉलगेट यूज करता हूं, मैं कॉलगेट का मालिक हूं ना, मैं रोज कॉलगेट खरीदता हूं, तो उस खरीदने में जो मैं पैसे कंपनी को दे रहा हूं, उसमें मुझे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर होगा, इधर इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड और इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन शेयर प्राइस होगा। बस इतना ही सोचना है, इससे ज्यादा आपको सोचना नहीं। इतना अगर बेसिक इंसान ने ये एनालिसिस कर लेना, उसका शेयर सिलेक्शन कभी नहीं गलत हो, कभी हो ही नहीं सकता। दिक्कत क्या होती है, XYZ केमिकल लिमिटेड। अब ये XYZ केमिकल लिमिटेड क्या करती है पता नहीं, कहाँ हेड ऑफिस है पता नहीं, क्या बनाती है पता नहीं, कौन कौन है इसका ओनर पता नहीं, क्यों खरीदा, आई गॉट सम टिप, सम टेलीग्राम टिप, सम टीवी पे बैठा हुआ किसी ने बोल दिया, समथिंग समथिंग। Please try to understand. I'm not saying that the people who are sitting on a TV, they are all are wrong, but they have different mindset. उन्होंने कब खरीदने को बेचा बोला, और कब वो they will be telling you to sell। आप उस समय टीवी नहीं खोल के बैठे होंगे, तब क्या कर लोगे, आज कहा ये शेयर अच्छा है खरीद लो, हो सकता है नरसों परसों कुछ हुआ नहीं जी, अब शेयर के फंडामेंटल्स खराब हो गए, हम इससे एग्जिट कर रहे हैं, उस समय तो आपने टीवी खोला ही था। देन व्हाट यू विल डू,
तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें शेयर खरीदते समय बेसिक चीजें, आपको कितने शेयर खरीदने हैं, आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसके पास अरबों रुपए। वी ऑल आर कॉमन पीपल। हमारे पास, किसी के पास लाख रुपए होंगे, किसी के पास 10 लाख होंगे, किसी के पास 20 लाख होंगे, किसी के पास 1 करोड़ होंगे, somebody may be having 10 crores, like that we have that much of money, not more than that। तो हम तो अगर इंडिया के 10 कंपनी अच्छी वाली एनालाइज कर लें, उसको अपना पोर्टफोलियो बना लें, हमारे लिए ना। जिनके पास 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 20,000 करोड़ होते हैं, दे हैव टू थिंक, हाँ जी ये खरीद लिया, अब क्या करूं, अब क्या करूं। दे हैव टू थिंक अबाउट, अच्छा जी शेयर तो सारे खरीद लिए, नाउ आई हैव टू गो टू बिटकॉइन, और आई इवन दोज पीपल बाय प्लॉट्स ऑन मार्स और मून, आई डोंट नो, आई हैव रेड समवेयर कि पीपल आर बाइंग प्लॉट्स ऑन मार्स। तो उनके पास पैसा है, जहां मर्जी वो कर दे, आपको वो नहीं करना है। ठीक है, तो बेसिक चीज एकदम क्लियर है कि आपको शेयर वो खरीदना है जो शेयर के रेवेन्यू में you yourself is contributing। if you have a share जिसमें आपको लगता है नहीं जी, जैसे मैंने कहा टायर कंपनी है, अब देखो अपोलो टायर है, एमआरएफ है, बीकेटी है, दीज आर द टायर, ठीक है, सब लोग यूज करते हैं, ठीक है, आप उसका शेयर खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई आगे चलेगा, कोई पीछे चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन, आप सही रेट पे खरीदेंगे तो आपको अच्छा मिल जाएगा। जब आप सुनील त्रिपाठी की क्लास लेने के बाद खरीदेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा कमा लेंगे, और अगर आप ऐसे भी खरीद लेंगे तो बस थोड़ा सा आपका थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा, लेकिन पैसा डूबेगा नहीं। अगर आप कॉलगेट का शेयर, डाबर का शेयर, एचयूएल का शेयर, रिलायंस का शेयर, कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर, एचडीएफसी बैंक का शेयर, पेज इंडस्ट्री का शेयर, ये सब, बाटा का शेयर, वीआईपी का शेयर खरीद लेते हैं, ब्रिटानिया का शेयर, क्या होगा इसमें? अगर आप मेरी क्लास अटेंड करने के बाद खरीदेंगे तो एक लेवल, मैं नहीं कहता लोएस्ट पे खरीदेंगे, लेकिन एक फेयर प्राइस पे खरीदेंगे, तो आपके जो रिटर्न्स होंगी इन लॉन्गर टर्म, दैट विल बी मोर। और जब आप तुक्के से खरीदेंगे तो तुक्के में क्या होगा, हो सकता है कि आप बहुत नीचे खरीद रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट हो सकता है बहुत ऊपर खरीदे, तो दैट इज ऑल अबाउट तुक्का। तो यू शुड नॉट बी डूइंग दैट, यू शुड बी अर्निंग मनी ऑन द बेसिस ऑफ सम स्किल्स एंड व्हाट टू बाय, सिंपल सा रूल। नाउ जब हम शेयर खरीदते हैं तो हम क्या चीजें देखते हैं, व्हाई आई एम सेइंग कि बाटा का शेयर खरीद लेना, या रिलायंस का खरीद लेना, या कोटक का खरीदना, दीज आर ऑल आर नॉट रिकमेंडेशन। आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल, बिकॉज विदाउट एग्जांपल आपको समझ में नहीं आएगी चीजें। तो कैसे देखते हैं, तो हम पहले कंपनी की कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस देखते हैं, जो आज मैं आपको बताऊंगा, उसको आप नोट करेंगे, उन टर्म्स को मैं बताने की कोशिश करूंगा, बहुत लेमन के लैंग्वेज में बताऊंगा। और मेरा पर्पस इस बताने के पीछे है कि आप भी लोगों को बता सके, समझ सके कि आप खरीद रहे हैं तो आपका कन्विक्शन हो कि नहीं जी मैंने खरीदा है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई इंसान कहीं खड़ा हो, एक सिंपल लाइन बता रहा हूं, वो बता दे कि जी मैंने ये कंपनी खरीदी है जो जिसके 15 साल से या 20 साल से इसका ईपीएस ग्रो कर रहा है, और ये कंपनी डूब रही है, हो ही नहीं सकता। सिंपल एक बेसिक लॉजिक, लेकिन ईपीएस क्या होता है, कैसे ग्रोथ देखते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा। आपको सीखना है जितना सीख सकते हैं। और देखिएगा, मैं आपके सामने एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूं, इस वेबसाइट का नाम है screener.in। आई एम रिपीटिंग, वेबसाइट नेम इज screener.in। इस वेबसाइट को मैं यूज करूंगा, आप भी इसमें अकाउंट बना सकते हैं, अपना फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है, आप इसमें अकाउंट बना देंगे। मैंने एक कंपनी खोला है जिसका नाम है रिलायंस। कैसे कंपनी सर्च करते हैं, यहाँ सर्च में जाएंगे, यहाँ पे जाके जिस भी कंपनी का, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक। जैसे ही मैं यहाँ कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक लिखूंगा, अपने आप कोटक महिंद्रा बैंक आ गया, एंड आई विल बी हैविंग द ऑल द डिटेल ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। कल को मैं इसमें लिखता हूँ, नहीं जी मैं तो डाबर लिखता हूँ, चलो जी डाबर आ गया, और ये डाबर इंडिया का आ गया। तो जो भी कंपनी मुझे सर्च करनी है, आई विल सर्च लाइक दिस। नाउ जब आप पहली बार इसको खोलेंगे तो आपके स्क्रीन पे इतनी चीजें नहीं मिलेंगी जितनी मेरी स्क्रीन पे दिख रही है फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉगिन। जब आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एडिट रेशियो है, आप मेरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पिक्चर खींच के रख लीजिए। इतनी चीजें अगर आप एक बार लॉगिन कर देते हैं तो वो हमेशा के लिए कॉन्स्टेंट हो जाएगी, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ये एडिट रेशियो में जाना है, और जो चीजें मैंने सेलेक्ट कर रखी हैं वो चीजें आपको भी सेलेक्ट कर देना है। आई एम रिपीटिंग द थिंग्स व्हिच आई हैव सेलेक्टेड सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यील्ड, प्राइस टू बुक वैल्यू, डेट टू इक्विटी, एवरेज रिटर्न ऑफ इक्विटी फॉर 5 ईयर, एवरेज रिटर्न ऑफ इक्विटी फॉर 3 ईयर। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस में से कुछ चीजें मैंने सेलेक्ट कर रखी हैं, कुछ क्वार्टरली में से सेलेक्ट कर रखी हैं, कुछ बैलेंस शीट से सेलेक्ट कर रखी हैं। जो चीजें मैंने कर रखी हैं, आपको कैसे ढूंढना है ये सिंपल मैं आपको बता रहा हूं। आपको सब मैं याद है, आप मेरे स्क्रीन की पिक्चर खींच के रख देंगे। ये चीजें आप कैसे ढूंढेंगे, पहले आपने ये पिक्चर खींच ली, सपोज ये सारी पिक्चर आपके पास है, आप एडिट रेशियो में गए, अब उस पिक्चर में से देखते जाइए, जो जो चीजें आपको मोस्ट यूज में मिलती हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिएगा। मोस्ट यूज मेरा कुछ और आ रहा है,
आपका कुछ हो रहा है क्योंकि मोस्ट यूज मैंने जो यूज किया है उसके बेसिस पे है, आपने यूज नहीं किया होगा। फिर आप जाएंगे एनुअल में, कुछ चीजें मेरे मोस्ट यूज में मिलेंगी, आपके में नहीं मिलेंगी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। फिर आप जाइएगा यहाँ पे एनुअल को क्लिक कीजिएगा, एनुअल में यू विल गेट मेनी थिंग्स, देन यू गो टू क्वार्टरली, देन यू गो टू कैश फ्लो रेशियो, जो भी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको प्राइसेस में कुछ चीजें, ठीक है, यूजर रेशियो में जो भी चीजें आपको, जो मैंने स्क्रीन पे रखी है, दैट यू हैव टू सर्च एंड यू हैव टू गो हियर एंड पुट क्विक सेव। जैसे ही आपने एक बार क्विक सेव कर दिया, अब ये आपके लैपटॉप में आपके लॉगिन के लिए हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। अगली बार आप लॉगिन करेंगे तो वो सेम चीजें मिलेंगी, दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं है कि एवरी टाइम यू हैव टू डू, नो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया है, कोई ऐसा कोई प्रोसेस समझ में नहीं आया, हाउ टू गेट ऑल दिस थिंग ऑन, एनीवन जिसको समझ में नहीं आया, कोई ऐसा है एनीवन जिसको समझ में नहीं आया? आई होप सबको समझ में आ गया, ठीक है। नाउ अब जब हम कंपनी को परचेज करते हैं, फर्स्ट थिंग किसी को भी देखना है, ध्यान से देखिएगा, वो दैट इज कॉल्ड एज मार्केट कैप। फर्स्ट थिंग आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा मार्केट कैप। मार्केट कैप को मैं लेमन के लैंग्वेज में बताता हूँ, सिंपल सी बात है, सपोज मैंने डाबर का मार्केट कैप 95,000 and 37 करोड़ रुपीज है, व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट कि इफ आई हैव टू बाय डाबर एज अ होल, पूरी कंपनी को मुझे खरीद लेना है, मैं इसका होलसेल मालिक बनना चाहता हूं, तो आज मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? जितने पैसे आज मुझे देने पड़ेंगे उसे हम कहते हैं मार्केट कैप। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी इनटू प्राइस, करंट प्राइस ऑफ द शेयर। जैसे डाबर के मान लो 1 लाख शेयर है, आज एक प्राइस है 536, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैप आ जाएगा। तो जितने भी शेयर कंपनी के हैं मल्टीप्लाइड बाय करंट प्राइस करते हैं तो मार्केट कैप आता है। सिंपल सा लेमैन के लैंग्वेज में, आज मुझे पूरा डाबर का अकेला मालिक बनना है, कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड मार्केट कैप। ठीक है, तो मार्केट कैप में रूल क्या है कि जब हम मार्केट, इंडिया की सारी कंपनियों के मार्केट कैप अगर आज के डेट पे आप लो, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडिया की सारी कंपनियों के मार्केट कैप को लेके अगर आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो जो ऊपर की टॉप 100 होती हैं उन्हें हम कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज। मैं रिपीट कर रहा हूं, तो लार्ज कैप का कोई डेफिनेशन नहीं है कि 1 करोड़ से ऊपर की है या 100 करोड़ के ऊपर की, इसका ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल क्या है? इंडिया में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उन कंपनी को मार्केट कैप के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लगाइए, जो टॉप 100 है दैट इज कॉल्ड ए लार्ज कैप। 101 से लेके 150 तक जो है उन्हें हम कहते हैं मिड कैप, सॉरी 250 तक, 101 से लेके 250 तक, एंड 251 ऑनवर्ड्स जितनी भी हैं उनको हम कहते हैं स्मॉल कैप। यानी आज के 10 साल पहले जो लार्ज कैप कही जाती थी, और हो सकता है आज वो स्मॉल कैप कही जाती है, बिकॉज रिलायंस जैसे कंपनियों की, बड़ी बड़ी कंपनियों का मार्केट कैप बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मार्केट कैप का कोई फिगर में कोई डेफिनेशन नहीं है। टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप हो गई, उसके बाद 101 से लेके 250 तक आपकी मिड कैप, और उसके नीचे की स्मॉल कैप। नाउ आप जितने बड़े मार्केट कैप में होते हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप जितने बड़े मार्केट कैप में होते हैं, इफ यू आर हैविंग a market cap of 1 lakh, 1,50,000, 2 lakh, 2,50,000, 3 lakh, 4 lakh, that means the company is more stable company. The more market cap will be there, the more stability will be there. Or if market cap is less, that means smaller company hai. If the company is of 200 crores, 300 crores, 50 crores, 70 crores, there are companies of 7 crore, 4 crore, 2 crore, you will find some companies in the market. तो जितनी छोटी कंपनी होगी वहां पे आपका रिस्क ज्यादा होता है, because any person having 2 crore rupees can fluctuate the price, can affect the price of that company. But if there is a company like Reliance जिसका मार्केट कैप 20 लाख करोड़ का है, तो उसको हिलाने के लिए, उसके प्राइस को मैनिपुलेशन करने के लिए पता चलेगा कई लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे, तब कर सकता है। तो इट इज नॉट इजी टू मैनिपुलेट द प्राइस ऑफ रिलायंस, टीसीएस, एचयूएल, इन कंपनियों के प्राइस को ऑपरेटर्स आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाते, एज कंपेयर टू स्मॉलर कंपनीज में बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर जाते हैं। तो स्मॉलर कंपनी में क्या होता है कि स्मॉलर पीरियड में ऑपरेटर्स का मैनिपुलेशन होता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लेना है तो ही आपको बहुत छोटी कंपनियों में एंटर करना चाहिए। अगर आप, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, अगर आप कोई भी शेयर खरीद रहे हैं जिसमें 5 साल से कम आपका कहीं भी थॉट प्रोसेस है, तो आपको किसी भी हालत में
लार्ज कैप में ही रहना चाहिए किसी भी हालत में। अगर आप 5 साल के ऊपर की सोच रहे हैं, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, देन यू शुड बी गोइंग फॉर मिड कैप। और अगर आप उससे भी बियॉन्ड सोच रहे हैं कि नहीं जी अगले 10 साल, 12 साल, 15 साल के लिए देख रहा हूं, देन ओनली यू शुड बी थिंकिंग अबाउट स्मॉल कैप। एक चीज एकदम क्लियर है, शेयर खरीदते समय ये हमारा थॉट होना चाहिए। सपोज मैंने एक शेयर खरीदा XYZ लिमिटेड 15 साल के लिए कि चलो जी 12-15 साल के लिए मैं यहां पैसा लगा, हो सकता है कि 15 महीने में ही मेरे को वो रिटर्न आ गई विच आई हैव एक्सपेक्टेड, मैं उससे निकल जाऊंगा। लेकिन खरीदते समय एकदम क्लियर है कि इफ आई एम बाइंग अ कंपनी ऑफ 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 2,000 करोड़, तो आई विल नॉट बाय इट फॉर कि हाँ जी 6 महीने में क्या हो गया। हो सकता है 6 महीने में वो प्राइस आधा हो जाए, लेकिन अगर आपने की रिसर्च सही है तो 10-12 साल में आपको अच्छा रिटर्न देता है। इसीलिए मेरे पोर्टफोलियो में बहुत छोटे छोटे शेयर हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, लक्स इंडस्ट्री जैसा शेयर है, वो 2-4 महीने में ऊपर नीचे क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है उसका ऊपर नीचे ऑपरेटर्स बड़े आराम से करते हैं, वो कभी भी उसको आधा कर देंगे, कभी भी उसको डबल कर देंगे। वैभव ग्लोबल जैसा शेयर विच इज एक्सीलेंट शेयर, उसका मार्केट कैप छोटा सा है, पता है ऑपरेटर्स उसमें एंट्री करते हैं, रिटेलर्स को उससे एग्जिट करवाते हैं, अपना पैसा बनाते हैं, स्मॉल टाइम में बनाते रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं। उसको ना हम समझ सकते हैं, ना हमें समझना है, ना उसमें दिमाग लगाना है, बिकॉज वी हैव अनदर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। हम उस गेम में नहीं जाना चाहते, ना उसमें हमें पढ़ना है। हमारा काम है वी हैव टू अर्न मनी। तो अगर इफ आई एम बाइंग अ स्मॉल कैप मीन्स 250 ऑनवर्स वाली कंपनी, तो कम से कम 8-10 साल का आपका टारगेट होना चाहिए। उसके लिए आपने खरीदा है, धीरे धीरे वो आपका पैसा यू विल गेट मच मच मोर रिटर्न। एंड इफ यू आर बाइंग मिड कैप, तो कम से कम 5-6 साल का आपका टारगेट होना चाहिए। If you have a target of 2 year, 3 year, 4 year, then you should be entering only and only in large cap. Large cap means the company which are in top 100 like TCS, HUL, Dabur. Sorry, Dabur तो इसमें आएगा, पता नहीं, देखना पड़ेगा आएगा कि नहीं आएगा। वो रिलायंस है आपका, SBI है आपका, इस तरह की कंपनियां जो कि आपके टॉप 100 में आती हैं, वो कंपनियों में ही आपको एंटर करना चाहिए। Anyone having any question, please ask. किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? मैं इतना अच्छा बता रहा हूं। प्रवीण गुप्ता जी बोलिए, आपका क्वेश्चन तो होना चाहिए कुछ। नहीं सर, अभी तक सब क्लियर है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। There are 1 or 2 people from South India. I'm trying to repeat everything in English. So if you are feeling any problem, please let me know. Subha Bhaskar ma'am and one more person. Ma'am, are you No facing any issues, sir. problem? Yes. No, sir. No, sir. I'm able to understand. You are able to understand. If you are facing any problem, please let me know. I will try to give every concept in English also, so that you should not be having any problem. Okay, ma'am? Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. Now, तो yes, एक yes, please. क्वेश्चन है। Yes, yes. अभी आपने बताया कि लार्ज कैप अगर हमें लेना है तो हमारा माइंडसेट एटलीस्ट 2 to 4 इयर्स का होना चाहिए, 4 इयर्स या 5 इयर्स। Yes, तो ma'am. वो माइंडसेट जो हम जो अपना माइंडसेट हम प्रिपेयर करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द रेवेन्यू, कि मतलब अगर हमने 10% या 12% का एक टारगेट लिया तो लार्ज कैप उतना रिटर्न दे देता है 4 to हाँ, 5 लार्ज इयर्स पे। कैप मैं आपको अच्छा, ये भी अच्छा बता रहा हूँ। अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक, आई नेवर टॉक अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक, आई ऑलवेज टॉक अबाउट पोर्टफोलियो आपका कैसा रिटर्न देगा। इफ यू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ लार्ज कैप, प्लीज रिमेंबर, इफ यू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ लार्ज कैप और 3-4-5 साल के लिए आप खरीद के रखते जाते हैं, हर 5 साल के बाद कोई बेचेंगे कोई खरीदेंगे, लगभग एवरेज जो टर्नओवर होगी आपकी वो 5 साल की उसकी आएगी। In that case, your portfolio will grow in 15-16% के आसपास ग्रो करेगा। अगर मैं पिछला निफ्टी का, सेंसेक्स का रिकॉर्ड देखो, या मैं अपना खुद का, मेरा 20 साल का मैं अपने पोर्टफोलियो को देखता हूं, अगर मैं अपने लार्ज कैप को देखता हूं तो 12 से शुरू होते हैं, 18 तक जाते हैं, यानी एवरेज 15-16% लार्ज कैप मुझे रिटर्न देते हैं। अगर मैं मिड कैप की बात करता हूं तो मिड कैप मुझे जो रिटर्न देते हैं वो 20% के आसपास देते हैं। जो स्मॉल कैप है वो मुझे 22-23% रिटर्न देते हैं, वो देते हैं। लेकिन फिर तो ये आपका सिंपल, तो 22-23% का रिटर्न लेना है अगर मुझे तो वो मुझे पता है कि आज मैंने शेयर खरीदा, अब अगले 10 साल के लिए वो पड़े हुए। इफ आई एम बाइंग एनी, सपोज मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, आई हैव वैभव ग्लोबल इन माय पोर्टफोलियो, आई हैव लक्स इंडस्ट्री इन माय पोर्टफोलियो, आई हैव सम बीकेटी टायर इन माय पोर्टफोलियो, ये सब स्मॉल कैप कंपनियां हैं, पड़ी हुई है। खरीदता एचडीएफसी एएमसी है, ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, ये भी मेरे पोर्टफोलियो में पड़ी हुई है। ठीक है, बड़ा ब्रांड है लेकिन है स्मॉल कैप कंपनी।
नाउ अब HDFC AMC मैंने 2500 से खरीद रहा हूँ, 1600-1700 में पड़ी है, मुझे पता, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है बिकॉज आई एम इन दिस मार्केट फॉर लास्ट 20 years, तो मुझे पता है दिस इज ऑल ऑपरेटर्स गेम। जब तक रिटेलर से निकाल के आराम से वो रिटेलर से अलग हो जाएंगे, फिर पता चलेगा कि HDFC बढ़ना शुरू हुआ था, ऐसा तेजी से बढ़ा के पूछा, दैट आई हैव सीन इन मेनी कंपनी इन लास्ट 20 years। तो ये होता है, ये ऐसे ही चलता है मार्केट, इसका हम कुछ नहीं करते। आप ये सोचे कि नहीं जी जब ऑपरेटर्स उसको मिनिमम पे ले जाएंगे तब आप खरीद लेंगे, और जब ऑपरेटर्स उसको मैक्सिमम पे ले जाएंगे तो आप बेच देंगे। ऐसा दुनिया में तो कोई कर नहीं पाया। अगर आपका ऐसा कोई थॉट प्रोसेस है तो आप करके देखिए। ट्रेडिंग के लिए नो डाउट, ट्रेडिंग का हमारे अभी जब हम टेक्निकल्स पढ़ेंगे तो आई विल लेट यू नो कि हाँ ट्रेडिंग हम कैसे करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, रेंज, ट्रेडिंग इज ऑलवेज रेंज, एक रेंज में है, इसके नीचे आएगा तो बेच दूंगा, इसके ऊपर जाएगा तो बेच दूंगा, आई विल बाय, दैट इज अनदर थिंग। बट वेल्थ क्रिएशन ऑलवेज आपका टाइम पीरियड है, आपका माइंडसेट होना चाहिए। आप कोई सोचे कि मैं लार्ज कैप कंपनी में पैसा लगाऊंगा और मेरा पोर्टफोलियो जो है 50% से ग्रो करेगा, नहीं करेगा। होगा क्या, कैसे ग्रो करेगा? आज आपने किसी लार्ज कैप को अच्छे रेट पे खरीद लिया तो अगले साल वो डबल हो जाएगा, बट जैसे ही वो डबल होगा तो फिर अगले 4 साल तक वो चलेगा नहीं, अगले 4 साल वो नहीं चलेगा। देन व्हाट हैपेंड, एवरेज आपका वही 15% का आ गया। अगर 3 साल, ये आई हैव परचेज HDFC बैंक, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 3 साल पहले से HDFC बैंक अभी और ले रहा हूं जो अपने पोर्टफोलियो में। अब हो क्या रहा है, पिछले 3 साल से HDFC बैंक वही है, लेकिन मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि HDFC बैंक ने, मैं EPS को दिखाऊंगा मैं आपको, HDFC बैंक का EPS जो है 12, 15, 18% से 15-16% का एवरेज ग्रोथ दे रहा है। जब एवरेज ग्रोथ दे रहा है तो अल्टीमेटली मेरा शेयर प्राइस ने एवरेज 15-16% का ग्रोथ देना है। अब कैसे देगा, 3% नहीं, 3 साल नहीं हुआ, अचानक 1 साल क्या होगा, 6 महीने में वो डबल हो जाए, 6 महीने में वो 70% बढ़ जाए, अचानक होगा, पता चलेगा 1700 से बढ़ना शुरू हुआ 2500 हो, ये पता भी नहीं चलेगा कब हुआ अचानक 6 महीने में ऐसा हो जाएगा, फिर उसके बाद वो 2500 पे जाकर रुक जाएगा। तो दैट विल हैपन, दैट आई नो। लेकिन क्या मैं, जब वो चलना शुरू करेगा देन ओनली आई विल एंटर, और जब वो रुक जाएगा देन आई विल एग्जिट? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है। यही बात मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताई थी। इफ यू हैव ज्वाइन दिस कोर्स टू नो दिस, कि नहीं जी जब कौन सा स्टॉक चलना शुरू हो रहा है मैं एंटर कर जाऊं, जब उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, उससे आप अपना खाना पीना वाली नौकरी कर सकते हैं, लेकिन उससे आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। तो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको पेशेंस एकदम की है इस मार्केट का। आपके पास अच्छे स्टॉक को लेके बैठने का पेशेंस होना चाहिए, सिंपल सा एक। नाउ अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्या इस आई होप क्लियर है सबको, मैं आगे बढ़ूं। एक्सपेक्टेशंस क्लियर है, स्मॉल कैप से, लार्ज कैप से, मिड कैप से, कोई डाउट नहीं है, ठीक। Yes, sir. लेकिन इफ यू वांट 24% का रिटर्न इन योर पोर्टफोलियो देन यू हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट फॉर 10-12 years प्लीज। 12%, 24% रिटर्न इज नॉट वेरी बिग थिंग इन मार्केट, बड़े आराम से मिलता है। लेकिन क्या 10 साल, कोई ऐसा स्टॉक है जिनका 10 स्टॉक आपने एक बुके बनाया एंड यू हैव केप्ट इट फॉर 10 years, रख के तो देखो। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, जब आप 10 स्टॉक्स या 12 स्टॉक या 15 स्टॉक खरीदेंगे, मैंने आपसे कहा कि योर पोर्टफोलियो विल ग्रो, योर पोर्टफोलियो विल ग्रो by 15-16% in large cap, by 18-20% in mid cap, and by 22-24% in small cap. Your portfolio, not every stock. What will happen? Some stock will go by 50%, some stock will grow by 10%, some stock will not grow, and some stock will come -5 also. This will happen. And this has happened to everyone, all big investors. बड़े बड़े, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वही वाला स्टॉक खरीद लें जो कि 50% से ग्रो करेगा और वो ना खरीदे जो कि ग्रो नहीं करेगा? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हम बेस्ट पॉसिबल पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं और एवरेज पे बात करते हैं। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट एवरेज, नॉट अबाउट कंक्रीट कि नहीं आई विल बाय दिस स्टॉक ओनली विच विल start growing, I will enter at that point and I will exit at that point when it will stop increasing, then I will enter to the next stock. It is not possible at all. It is only possible with the trading capabilities. आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप दिन भर स्क्रीन पे बैठना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो वो तो फुल टाइम जॉब है। मैं शेयर मार्केट में फुल टाइम जॉब के लिए नहीं हूं। अगर आप में से कोई है तो मैं ट्रेडिंग बताऊंगा अभी लास्ट में आपको, जब हमारे कोर्स का ट्रेडिंग ही बताऊंगा। कोई करना चाहता है तो मैं कराता भी हूं, करता भी हूं, लेकिन मैं उससे वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती, उससे केवल आप अपना जीवन यापन करते हैं। और बहुत कोई भी पर्सन मुझे आज तक तो मिला नहीं जिसने वेल्थ क्रिएट किया उससे। नाउ आफ्टर मार्केट कैप, the most important thing in
any of the stock analysis is ROCE and ROE. Now, what is ROCE and ROE? Why it is very important? ROCE, see this, return on capital employed and return on equity. Always see these two things before buying the share. ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे हैं, इनका क्या ग्रोथ। आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पे you will find 22 only, आपको हो सकता है कि यहाँ पे 2 हो। अगर आपको दिख रहा है कि अगले 5 साल में 22 हो जाएगा, if you have that vision, if you have that analytical power, तो आप उसको भी खरीद सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ, the more the ROCE means कंपनी ने जितना पैसा मार्केट में लगाया, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी, उसके ऊपर व्हाट कंपनी इज अर्निंग, दैट इज कॉल्ड ROCE। नाउ जब हम पैसा लगाते हैं, इफ कंपनी हैव इन्वेस्टेड समथिंग इन द मार्केट, मनी हैव कम फ्रॉम 2 सोर्सेस, वन ओन मनी, वन इज बोरोड मनी। ओन मनी मींस शेयर होल्डर्स मनी, बोरोड मनी मींस डिवेंचर या बैंक से लोन या समथिंग लाइक दैट। नाउ जब टोटल पैसा जितना लगाया, सपोज उन्होंने दे हैव इन्वेस्टेड 1 करोड़ रुपीज एंड देयर अर्निंग इज 25 lakh rupees. So their ROCE is 25%. Simple. 1 crore rupees, 25 lakh rupees, 25% आपका हो गया. Now, out of this 1 crore rupees, suppose they have borrowed 20 lakh rupees. So now their investment is, their own equity is only 80 lakh rupees. अब 80 lakh rupees पे जो कमाया, कैसे पता चलेगा? They have earned 25 lakh rupees. Out of that, they will pay interest. Interest देने के बाद जो पैसा बच गया, वो equity shareholders का है. Now that is called as ROE, return on equity. मैं फिर बता रहा हूं, टोटल पैसा लगाया, उस पे टोटल कमाया, that is ROCE. जो टोटल कमाया उसमें से पैसा दे देंगे किसको? बोरोड मनी का इंटरेस्ट दे देंगे। जो प्रॉफिट बच गया, इंटरेस्ट देने के बाद जो बच गया, वो किसका है? वो आपके उन इन्वेस्टर्स का है जिन्होंने अपना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है। दैट इज नॉट बोरोड मनी, दैट इज देयर ओन मनी, शेयर होल्डर्स का पैसा जिसे हम कहते हैं, जिसको आप ओनर्स मनी कहते हैं, जिसको आप कैपिटल कहते हैं। उसके ऊपर अगर हम उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो दैट इज कॉल्ड ROE। नाउ हमें ऐसे बिजनेस का देखना है जिसका ROCE, ROE हाई हो और ग्रोइंग हो। जितना अच्छा ग्रोइंग है उतना अच्छा है। अगर आज लो भी है और अगर आपका विजन है, आप देख पा रहे हैं कि अगले 5 साल में ये ROCE, ROE ग्रो कर जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा इस कंपनी का, देन ऑल्सो यू कैन इन्वेस्ट। बट उसके लिए बहुत एनालिसिस की जरूरत होती है, शायद आप अभी ना कर पाए। तो यू शुड बी सीइंग कि हाँ, इस कंपनी का ROCE, ROE हाई है, तो अभी आपको एंटर करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रिलायंस विल बी गेटिंग ROCE of 15% and in investing in Reliance आप you will be earning 20% per annum। ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्टीमेटली जो ग्रोथ रिलायंस की होगी, आपके शेयर का ग्रोथ वही होगा, ऐसा हमेशा जान लीजिए। तो प्लीज अब दिखाता हूं मैं आपको एक चीज, अगर आप देखेंगे तो देखिए जरा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। इस कंपनी का डाबर है, इसका कंपनी का ROCE, ROE 27 and 22 है। दैट मींस जो टोटल मनी के ऊपर ये 27% कमाते हैं, फिर ये इंटरेस्ट देने के बाद ओनर्स के मनी के ऊपर ये 22% कमाते हैं। अगर आप इस कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो यू शुड नॉट बी अर्निंग मोर देन 22% फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म। आप ये सोचो कि नहीं जी, इस कंपनी में मैं पैसा लगाऊंगा और मैं इससे 40% महीने का कमाऊंगा या साल का कमाऊंगा। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। यू विल बी अर्निंग ओनली एंड ओनली 20-22% एंड यू शुड बी सेटिस्फाइड विद इट। दूसरा चीज, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को नीचे कर रहा हूं, आपको जब ROCE देख रहे हैं तो आपको यहां पे भी देखना चाहिए। देखिए जरा, मैं आपको ये नीचे दिखा रहा हूं, ये यहाँ पे देखिए, ROCE ऑफ दिस कंपनी it was 40%, 30, 30, 30, 30, 28, 28, ये आपका चल रहा है। यानी कंपनी का ROCE डिक्रीजिंग फेज में है, लेकिन अभी भी 20 के ऊपर है, अच्छा है, नो डाउट। लेकिन ये 10 साल का जब मैंने रिकॉर्ड देखा, 2011 से लेकर 2023 तक, लगभग 12 साल का रिकॉर्ड मेरे पास है, तो मुझे दिख रहा है कि हाँ, कंपनी का जो ROCE है वो डिक्रीजिंग फेज में है, ड्यू टू कंपटीशन, ड्यू टू इनपुट कॉस्ट, जो भी रीजन हो। लेकिन आप ये सोचिए कि अब ROCE कंपनी का आगे चल के 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये सोचना गलत है। कंपनी का ROCE यही रहेगा या इससे थोड़ा कमी होगा, ज्यादा नहीं होगा। दैट मीन्स इफ आई एम बाइंग डाबर शेयर फॉर लॉन्ग टर्म, मैं 5 साल के लिए खरीद रहा हूं, तो ये मैं मान के चलूं कि डाबर में मुझे 18-20% का ही रिटर्न मिल सकता है। इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना गलत है।
हाँ, ऐसा होगा कि आज मैंने डाबर खरीदा, कल मार्केट बहुत अच्छी हो रही है, अगले 6 महीने में डाबर डबल हो गया, बट फिर अगले 4 साल तक डाबर अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वही का वही रहेगा। तो अल्टीमेटली योर रिटर्न विल बी। अच्छा, कई लोग ऐसा करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। लोगों ने कहा कि हम पैसे को तब इन्वेस्ट करेंगे जब मार्केट करेक्शन होके आधी हो जाती है, और ऐसा सिचुएशन आता रहता है। अभी आपने कोरोना में देखा, 2008 में देखा, या यूक्रेन क्राइसिस आया था तब भी देखा आपने, करीब कभी 30-35% मार्केट क्रैश कर गई थी, 18,000 से सीधे सीधे 40,000 चली गई थी। लेकिन आप समझिए, लॉजिक मिला जुला के आप उतना ही कमाए। सपोज किसी ने 2008 में क्राइसिस में पैसा लगाया, याद करें 2008 के क्राइसिस में पैसा लगाया 1 लाख रुपए। 2008 के क्राइसिस के बाद उसका पैसा सीधे एक साल में ही डबल हो गया, 2 लाख हो गया। अब उसने उस पैसे को निकाल दिया, निकाल के बैठा हुआ है। कब तक बैठा रहा? 2020 तक। 2020 तक वो 2 लाख ही हुआ। अब 2020 में फिर मार्केट क्रैश कर गई, फिर उसने 2 लाख लगाया, वो 4 लाख हो गया। अब उसका पैसा 4 गुना होने में कितना लगा? 2008 से लेकर 2012 साल लगा। तो अगर आप सिंपली 12-15% के रिटर्न में पैसा लगाते हैं तो भी ऐसे ही हो जाएगा। तो प्लीज, मार्केट कब क्रैश करेगी, कब जाएगी, इस बेसिस पे अगर आप पैसा लगाने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं लगा पाए, कभी नहीं लगा पाए। कभी आपको पता नहीं चलेगा टॉप क्या हुआ, बॉटम क्या हुआ, कब एग्जिट करेगा। तो इसलिए आपको पैसा लगा के रखना है। जो इन्वेस्टेड रहता है वही पैसा उसमें बना सकता है, और कोई पैसा इसमें नहीं बना सकता। अच्छे शेयर में आपको इन्वेस्ट करके रखना है। जब आपको लगे कि मेरे अकाउंट में पैसा है, आप एनालिसिस करना शुरू करिए, अच्छे शेयर्स अच्छे रेट पे जो अवेलेबल है उसको बाय करके बैठ जाइए। दिस इज द बेस्ट वे टू अर्न मनी फ्रॉम द शेयर मार्केट। नाउ थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। ROC ROE के बाद जो नेक्स्ट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू ऑल शुड बी नोइंग एंड यू शुड बी पुटिंग योर एफर्ट बिफोर बाइंग द शेयर, इज promoters holding. Please remember, this is very important thing in any of the share deal. Promoters are the person who have created the company. If promoters themselves are selling the shares, if promoters themselves are not having the shares, if promoters themselves are decreasing their shareholding, you should not be entering into those shares. That is the reason मैं जोमेटो में, पेटीएम में एंटर, नायका में एंटर नहीं किया, लेकिन लोग एंटर किए और वो परेशान हुए। देखिए, ऐसे कई बार खराब कंपनी नहीं होना, अगर कंपनी कई बार ओवर वैल्यूड हो जाती है। जैसे मैं आप एग्जांपल बताता हूँ, मेरी ही इंडस्ट्री की कंपनी है जिसका नाम है CL एजुकेट, दिखा देता हूँ आपको। CL एजुकेट आपको दिखाता हूँ, आपको आइडिया लगेगा। नाउ प्रमोटर होल्डिंग इन दिस कंपनी इज प्रेजेंटली 52%। नाउ थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, आई डोंट नो डेटा कितना अवेलेबल होगा, लेकिन दिखाता हूँ। नाउ सीरीज, जब मैं देखा कि 2020 से promoters have started increasing their share. See this, March 2020 से promoters have started increasing their share in CL Educate. अब मुझे समझ में आ गया कि हाँ, क्योंकि प्रमोटर से ज्यादा कंपनी के बारे में कोई नहीं जानता, उन्हें पता है उनकी कहाँ डील हो रही है, क्या हो रहा है, सब कुछ जानते हैं। तो इफ दे themselves have started increasing their share, अगर आप ध्यान से देखेंगे 2020 में 48.7 हुआ और दे हैव इंक्रीज लगभग 4-5% शेयर उन्होंने धीरे धीरे करके बढ़ा लिया। तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, कंपनी का कुछ अंदर से चल रहा है, प्रॉफिट बढ़ने वाला है, कोई ना कोई चीज आने वाली है, तो मैं ऐसे शेयर में एंटर करूंगा। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ऐसा शेयर होगा जिसमें इसका अपोजिट होगा कि 52 से ये 48 पे जा रहा है, तो मैं उससे एग्जिट करूंगा। तो कभी भी इफ you have to buy a share, you have to see that what promoters are doing. जनरली कोशिश करिए कि जिस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कम से कम 50, 55, 60% हो, उसी में एंटर करने की कोशिश कीजिए। इफ प्रमोटर की होल्डिंग 10, 20, 25% है, तो ऐसी कंपनियों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, आपको उसमें एंटर नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे आई विल टेल यू वन रूल of RBI. As per RBI norms, in banks, promoters cannot have more than 26% share. I'm repeating, as per RBI norms, in banks, promoters cannot have more than 26% share. That means, जैसे मैंने कहा कि अगर 50-60% शेयर हो तभी आप एंटर करिए, तो आपके पोर्टफोलियो से HDFC बैंक,
कोटक बैंक, एक्सिस बैंक निकल जाएगा, विच आर वेरी गुड शेयर्स, क्योंकि वहां पे 26 है। इसका मतलब ये नहीं कि खराब है, आपको पता होना चाहिए कि रूल ही यही है कि 26 से ज्यादा नहीं रह सकते, इसलिए वहां 26 है। दैट मीन्स वहां ये एक्सेप्शन है। बैंक के केस में आपको प्रमोटर होल्डिंग 26, 25, 22, 23, 20 मिलती है, तो दैट इज गुड शेयर होल्डिंग, दैट इज नॉट बैड, बिकॉज दे हैव डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग एज पर द नॉर्म्स, नॉट बिकॉज ऑफ की कंपनी खराब है इसलिए उन्होंने बेच दिया है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। प्रमोटर्स होल्डिंग का कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि प्रमोटर्स होल्डिंग जहां इंक्रीजिंग है वहां आपको एंट्री करनी है, जहां डिक्रीजिंग है देयर यू हैव टू एग्जिट। जहां पे प्रमोटर्स होल्डिंग, जैसे एक कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ, वर्लपूल नाम की कंपनी है, आपको दिखाता हूँ, प्रमोटर्स होल्डिंग वहां पे 75%, स्मॉल कैप कंपनी है, आपको दिखा देता हूँ। नाउ सी दिस Whirlpool. If you see the promoter holding, it is exact 75%. और वर्लपूल के शेयर को आप देखोगे पिछले 2 साल से डिक्रीज होता जा रहा है। अब लोग इससे एग्जिट कर रहे हैं। मैं इसमें अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज दिस आर नॉट रिकमेंडेशन, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं केवल समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि अगर कंपनी में कुछ भी खराब होता ना, तो कंपनी के प्रमोटर थोड़ा बहुत शेयर जरूर बेचते। कंपनी के प्रमोटर 75 विच इज द मैक्सिमम लिमिट, उससे ऊपर वो रख ही नहीं सकते। रूल से भी रूल है, नो प्रमोटर्स कैन कीप मोर देन 75% शेयर। तो उन्होंने मैक्सिमम जितना हो सकता है उसको रखा हुआ। दैट मीन्स ये सब जो भी हो रहा है, कितने करोड़ की कंपनी देखो ध्यान से, कुल 15-16 हजार करोड़ की कंपनियां, ऑपरेटर्स अपना गेम खेल रहे हैं, ठीक है, खेलते रहेंगे। प्रमोटर्स में बेचारे, क्योंकि प्रमोटर्स आर मोर कंसर्न अबाउट देयर रेवेन्यू एंड ऑल। अगर इसको आप देखते हैं कि क्या कंपनी के रेवेन्यू में कोई फर्क पड़ रहा है, ईपीएस में कोई फर्क पड़ रहा है, वो सब हम देखेंगे, अभी सीखेंगे। लेकिन मैंने ये देखा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग में जब टस से मस नहीं हुआ, दैट मींस promoters are not concerned about fall in share price, so I am also not for. See that from 2020 March 2020 promoters holding is as it was. There is no change in promoters holding. 75 means 75, not even 74.99. तो मैं क्यों बेच दूं? मैं तो नहीं बेचूंगा, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं खरीदूंगा। तो वही बात सोच की बात होती है, समझ की बात होती है। ये प्रमोटर्स होल्डिंग एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आप प्रमोटर्स को देख के, एफआईआईज को देख के, डीआईआईज को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कहां पे वेल्थ क्रिएट होगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आप में से कोई इंसान मुझे बता दे, लोग आई होप वी आर 24 पीपल नाउ, कि किसी ने वर्लपूल का प्रोडक्ट खरीदा है अपने घर में। मेनली फ्रिज आता है, आई थिंक शायद वॉशिंग मशीन भी लोग यूज करते हैं, मैं मेरे घर में फ्रिज है वर्लपूल का, और कोई ऐसा कहे कि हाँ जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट ऑफ वर्लपूल, है कोई ऐसा? एनीवन? अच्छा, कितने लोगों के पास वर्लपूल का कोई प्रोडक्ट है, कोई अप्लायंसेज है घर में? रेज है और हैंड, कोई भी रेज है? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 में 7 में 8, ना 8 लोग कह रहे हैं कि है। अब 8 लोगों में से कोई ऐसा है दोज हु आर सेइंग कि नहीं जी मैंने यूज किया, आई एम नॉट हैप्पी? कोई ऐसा है? कोई ऐसा नहीं। इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि इन एवरी लॉट ऑफ 24 पीपल 8 पीपल आर यूजिंग द प्रोडक्ट, यानी 1/3 कैलकुलेट 1/3 people who can afford, they are using the product and they are happy with the product. कैसे कंपनी खराब होगी? ये चीजें आपको सोचनी है, समझनी है। शेयर प्राइस के ऊपर जाने से कोई कंपनी अच्छी नहीं होती, शेयर प्राइस के नीचे आने से कोई कंपनी खराब नहीं होती। आपको पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखता है, वो आपको सोचने की बात है, समझने की बात है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मैंने आपको बताया कि जैसे कि गुड़गांव में है, अभी कुछ दिन पहले एक दिन खट्टर जी आए और उन्होंने कह दिया कि जी गुड़गांव में 4th फ्लोर बनाना अलाउड नहीं है। लैंड का प्राइस सीधे सीधे 20% नीचे आ गया, 15%। इसका मतलब ये नहीं कि लैंड लोगों ने अपना बेच दी, लैंड जिसकी जैसी है, अच्छी लग रही है तो उसको रखोगे आप, राउंड में देखोगे क्या। सेम यू हैव टू डू विद द शेयर्स। शेयर अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो अच्छे शेयर खरीद कर रखने हैं, और आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके रोज प्राइस देखने की भी जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, व्हेन यू हैव टू बाय शेयर यू हैव टू सी द प्राइस कि कौन सा शेयर इस समय मुझे अच्छे रेट में मिल रहा है। व्हेन यू हैव टू सेल शेयर्स, तो आपको देखना है कौन सा शेयर जो है मेरा आज मैं बेच दूं, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम प्राइस व्हिच आई कैन गेट आउट ऑफ माय पोर्टफोलियो। सपोज मेरे बेटे का एडमिशन कराना है, आई नीड 4 लाख रुपीज, तो मैं कौन से शेयर बेच सकता हूँ। And these are the 2 times when you have to see the share. Otherwise, आपको आराम से अपना जो काम कर रहे हैं, you should be doing that. Any question till now?
है किसी का कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े। हाँ जी सर, मेरा है। तो एक यस चीज यस पूछनी थी सर। ये समथिंग, एक सेकंड, मुझे ये आईडी पहली बार मिला था, कौशिका क्लास 10 दून पब्लिक स्कूल। कुशाका मेरी ओसाका, बेटी का है। बेटी का। सर आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से ज्वाइन किया आपने? क्या आई थिंक फर्स्ट टाइम आपने ज्वाइन किया है? हाँ जी, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, हाँ मेरे बताइए किसी सर, फ्रेंड ने क्वेश्चन क्या बताया है? था। हाँ बताइए सर, सर, क्वेश्चन क्या है आपका? क्या हम ये पता कर सकते हैं कि जो शेयर है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? एकदम है सर, मैं सिखाऊंगा आपको इंटर्नशिप वैल्यू निकालना, मैं अपनी इसी क्लास में बताऊंगा। इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, कि शेयर की फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए जब हम खरीद रहे हैं। एकदम वो भी बताऊंगा सर मैं आपको। बस हमारा मुझे यही पूछना वैल्यूएशन है। ऑफ शेयर हमारा टॉपिक आएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि किस, जैसे मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पे मैं कुछ शेयर खरीद रहा हूँ। कोई बता सकता है आज के टाइम पे मैं कौन से शेयर खरीद रहा हूँ? जो लोग मुझसे पीएमएस के थ्रू जुड़े हुए हैं, कोई बता सकता है कौन से शेयर खरीद रहा हूँ? 2-4 दिन में कोई मैसेज आया हो पिछले पास में? एनी वन ऑफ यू? PNB for short term, sir. हाँ जी, सर पीएनबी। PNB पीएनबी, for short. ठीक ना। और तो आज मैं पीएनबी खरीद रहा हूँ, तो पीएनबी का वैल्यूएशन हमने निकाला कि क्या होना चाहिए। आई एम गेटिंग दैट शेयर एट द लोअर देन मार्केट प्राइस, दैट इज द रीजन आई एम। अब क्या मार्केट प्राइस है, क्या वैल्यूएशन है, वो मुझे देख के मुझे समझना है, देखना है। ठीक है सर, मैं बताऊंगा आपको कैसे वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है सर, क्या मैं आगे बढ़ूं? हाँ जी ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है? सर, जैसे ये बीएससी एंड ये लाइक कौन सा मोड आपको फॉलो करना है, दैट इज आल्सो लाइक नहीं मैम, वो उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूँ, किसी भी एक्सचेंज पे आप खरीद सकते हैं, किसी पे भी खरीद सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका बीएससी है वो आपका 5 पैसे में ट्रेड करता है, मतलब राउंड ऑफ 5 पैसे में होता है। एनएससी आपका 1 पैसे में होता है। तो जनरली लोग आज के टाइम पे एनएससी ही यूज करते हैं। और राइट लेकिन आप कोई भी यूज करो, उससे कोई फर्क जो बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रोकरेज आपका सेम रखना, सबको सेम, उससे आपको कोई फर्क नहीं राइट सर, थैंक यू। सर एक चीज पड़ता। पूछनी थी। यस सर मैम, एक चीज पूछनी थी बस कुछ शेयर कि मैम, आपको ये बता रहा हूँ, कुछ ऐसे शेयर हैं जो केवल बीएससी पे ट्रेड कर रहे हैं, या कुछ शेयर ऐसे हैं जो केवल एनएससी पे ट्रेड कर रहे हैं। वैसे जो हम राइट शेयर खरीदते हैं उसमें क्योंकि हम बड़े शेयर खरीदते हैं, वो दोनों एक्सचेंज पे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ अगर आप बहुत ही वैसे ट्रेडर बन गए, XYZ केमिकल लिमिटेड खरीदना है, तो पता चलेगा कि वो एनएससी पे है लेकिन बीएससी पे है ही नहीं, तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। तो वैसे शेयर, राइट। ठीक है। यस भावना मैम प्लीज। सर ये जैसे हम लोग प्रमोटर्स होल्डिंग्स का जो है देखते हैं कि गवर्नमेंट में एटलीस्ट इतना परसेंटेज जो है होल्ड करते हैं, एंड प्राइवेट कंपनीज में थोड़ा उससे ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से इनका ROCE कैपिटल एम्प्लॉयड भी डिफर करता है क्या गवर्नमेंट नहीं नहीं कंपनीज का? नहीं, जैसे प्रमोटर्स होल्डिंग से आरओसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो जो आपका कैपिटल है वो प्रमोटर ने लगाया, चाहे पब्लिक ने लगाया, चाहे कैसे भी, जितना शेयर लगा है उसी पे आपके इंटर होल्डिंग किसकी कितनी है, उससे आरओसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, डेट इक्विटी का जो रेशियो है उससे फर्क पड़ेगा, कि डेट कितना, इक्विटी कितना है, उससे आपका आरओसी और आरओई पे फर्क पड़ेगा। लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग है, या वो एफआईआईस की होल्डिंग है, या वो डीआईआईस की होल्डिंग है, या आपका इंडिविजुअल की होल्डिंग है, इससे आपके आरओसी आरओई पे कोई फर्क नहीं। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा सा। नेक्स्ट चीज जो आप प्रमोटर्स होल्डिंग के बाद जो नेक्स्ट चीज वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड बी नोइंग बिफोर बाइंग एनी शेयर, दैट इज कॉल्ड एज प्लेज परसेंटेज। सी दिस, प्लेज परसेंटेज। प्लेज परसेंटेज का मतलब होता है कि जो ओनर्स हैं, जैसे मैं आपको अगर एक कंपनी दिखा देता हूँ, सपोज मान लो आई थिंक आपको उन्होंने निकाल दिया, मान लो एशियन पेंट दिखा दिया। एशियन पेंट अच्छी कंपनी है लेकिन इसमें प्लेज है। नाउ let me show you what is the pledge percentage of Asian Paint. Now this is the company Asian Paint. If you see pledge percentage is 7.62. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि प्रमोटर्स के पास 52% शेयर है। इस कंपनी के मान लो 100 शेयर है, 100 में से 52% शेयर प्रमोटर्स के पास है। इस 52 का 7%, 52 का 7% यानी टोटल कंपनी का लगभग 3.5% के आसपास। आई एम रिपीटिंग, टोटल कंपनी के 3.5% शेयर जो हैं वो प्लेज्ड हैं, यानी कहीं पे लोन वगैरह लेने के लिए प्रमोटर्स ने उसको प्लेज किया है, उसको गिरवी रखा है।
ठीक है। तो प्रेस परसेंटेज अगर किसी कंपनी में बहुत हाई हो, सपोज यहाँ पे 60% हो, 70% हो, 80% हो, कोशिश तो करना है कि जीरो हो तो बहुत अच्छी है, फिर भी 2-4% हो तो ठीक है, बिजनेस करना है तो हमें कुछ चीजें रखनी पड़ती है, वो बिजनेसमैन अपना देखता है। लेकिन इफ यू फाइंड प्रेस परसेंटेज वेरी हाई, व्हाट डज इट मीन? सी, इसका मतलब ये हो गया कि ये कंपनी को बहुत लोन की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात कि इसने बहुत लोन लिया है, इसकी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज इसको लोन देने के लिए जो फाइनेंस जो देने वाला है उसने इससे इसके एसेट्स को प्लेज करवाया, इसके शेयर्स को प्लेज करवाया है। इसलिए जब आपका प्लेज परसेंटेज बहुत हाई है तो आपको उस कंपनी में एंटर नहीं करना है, बिकॉज वो आपके रिस्क को बढ़ाता है। अच्छा, एक चीज मैं जब आपसे कहता हूं कि ROCE 20 होना चाहिए, प्रमोटर्स होल्डिंग 50 होना चाहिए, प्रेस परसेंटेज मैक्सिमम 10 होना चाहिए, ये ना आपके दीज आर बाउंड्रीज। मैं अपनी बाउंड्री मैंने बनाया कैसे? मैंने देखा प्रमोटर होल्डिंग 50, ROCE मिनिमम 20, प्रेस परसेंटेज मैक्सिमम 10। आप अपनी बाउंड्री को ऊपर नीचे कर सकते हो। आप कह सकते हो नहीं जी मैं तो थोड़ा और कम रिस्क करूंगा, तो आप क्या कर सकते हो? प्रमोटर्स होल्डिंग 60 के नीचे आएगा तो मैं नहीं लूंगा। ROCE मिनिमम 25 के नीचे होगा तो मैं नहीं लूंगा। प्रेस परसेंटेज 5 के ऊपर होगा तो मैं नहीं लूंगा। तो इस तरह से यू हैव टू फिक्स योर बाउंड्रीज, you have to fix your boundaries depending upon टाइम पीरियड अवेलेबल, मनी अवेलेबल विद यू। जैसे अब मेरे साथ एक मित्र रहते हैं, वो रिटायर्ड आदमी है, वो उनको पैसे मिल रहे हैं, उनकी पेंशन आती है, मैं उनको कहता हूँ आप अपने पैसे को अच्छे से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, रिस्क लो, कोई क्यों आपका पैसे में अगर इधर उधर हो भी गया थोड़ा बहुत तो आपको पेंशन आएगी, आपका लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बच्चे की शादी कर दी, घर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। बट इफ आपके पास कोई बच्चा है जिसको अभी आपको पढ़ाना है, आपके रिटायरमेंट का पैसा है, तो आपको अभी वो रिस्क नहीं लेना चाहिए अगर आप पेंशन वगैरह आपको नहीं आने वाली तो दैट डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्क लेने की क्या क्षमता है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस तरह से आपको हो सकता है कि आप प्रमोटर्स होल्डिंग मैंने कहा 50, आप 40 भी कर सकते हैं कि नहीं जी हम तो ये क्राइटेरिया, ये उसी तरह की क्राइटेरिया है जैसे कि आप स्कूल में बच्चे का सिलेक्शन करते हैं। कोई स्कूल वाला कहता है नहीं जी जिसके 80 एबव होंगे मैं उन्हीं को लूंगा, कोई कहता नहीं जी 90 एबव होंगे मैं उन्हीं को लूंगा, कोई कहता है 70 एबव लूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने कह दिया 70 तो 70 क्राइटेरिया बना, नहीं, वो आप अपना सिलेक्शन प्रोसेस आपको डिसाइड करना है। तो दीज आर द क्राइटेरिया कि अगर प्रमोटर होल्डिंग जितना ज्यादा है उतना अच्छा है, प्रेस परसेंटेज जितना कम है उतना अच्छा है, ROCE जितना ज्यादा है उतना अच्छा है, मार्केट कैप जितना ज्यादा है उतना सिक्योर है, बिकॉज उतनी बड़ी कंपनी है उतना रिस्क कम है। तो मार्केट कैप जैसे मैं अपना जो लार्ज कैप में जो मेरा मैक्सिमम चंक है दैट आई पुट, वो मार्केट कैप जिसका 50,000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनियां हैं उन्हीं में रखता हूं मैं। 80% ऑफ पैसा मेरा उसी में पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं जी अभी मेरे 2 बच्चे हैं, मैं प्राइवेट जॉब में रहा हूं, मेरे कोई पेंशन नहीं आनी है, तो मेरे को उतना रिस्क नहीं लेना है। ठीक है 10-20% पैसे से मैं अपना रिस्क लेता हूं, बट नॉट विद माई 80% है, वो मेरा उन्हीं में। तो दैट अब आप मैंने 50,000 करोड़ का रखा है, यू कैन पुट इट एट 40,000 करोड़, somebody can put it at 1 लाख करोड़। वो आपको देखना है कि मैं क्या अपना क्राइटेरिया रखूंगा जिससे कि मैं उससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं लूंगा। दैट यू हैव टू थिंक, यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, ये क्राइटेरियाज हैं, जितना क्राइटेरिया को टाइट करेंगे उतना आपका सिलेक्शन अच्छा होता जाए। सिंपल सी बात है, आपको अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम मिलेंगी लेकिन आपका रिस्क कम होगा, आपको रिटर्न भी थोड़ा कम मिलेगा, नो डाउट। उसमें जितना क्राइटेरिया को टाइट करेंगे उतना रिटर्न भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि रिस्क लेंगे तभी रिटर्न आएगा। क्या मैं आगे बढ़ूं और एनी क्वेश्चन एट दिस पॉइंट? ना, नेक्स्ट चीज है हमारा आज के लिए जो लास्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपका यहां से जो आपको फ्रंट की स्क्रीन थी, मैंने आपको मार्केट कैप बता दिया, मैंने आपको ROCE बता दिया, ROE बता दिया, प्रमोटर्स होल्डिंग बता दिया, प्रेस परसेंट बता दिया। लास्ट चीज जो मुझे आपको बतानी है वो है आपको डेट इक्विटी रेशियो। सी दिस, डेट इक्विटी रेशियो मींस इस कंपनी में जितना पैसा लगा है उसका कितना परसेंट जो है वो लोन लेके लगा। सपोज जैसे अगर मैं कहता हूं डेट इक्विटी, अगर 100 रुपए ओनर ने यहां पे लगाए हैं तो दैट मींस 13 रुपीज यहां पे उसने लोन लिया। फॉर एवरी 100 रुपीज 13 रुपीज हैज बीन टेकन लोन। मैं थोड़ा सा और नीचे जाके आपको दिखाऊंगा, आप थोड़ा और क्लियर हो पाएंगे। जो कॉमर्स वगैरह के टीचर हैं उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, वो पढ़ाते हैं बच्चों को। लेकिन यहाँ पे देखिए, इफ यू सी यहाँ पे ओनर का पैसा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, इफ यू सी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, दिस इज कॉल्ड ओनर का पैसा। ओनर का पैसा है करीब 14,100 करोड़, 14,007 करोड़ रिजर्व्स में है एंड 96 करोड़ का इनका शेयर कैपिटल है। टोटल इज 14,100 करोड़ ओनर का पैसा है।
लोन कितना है, करीब करीब 1800 करोड़ या 2000 करोड़ का। तो अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे 14,000 से 1800 करोड़, तो ये 0.13:1 करके आएगा। दैट मीन्स करीब करीब 13% आएगा इस पैसे का। 14,000 का 100 का आप 13% निकालेंगे तो आपको यही अमाउंट के आसपास आपको आएगा, राउंड फिगर में मैं बात कर रहा हूं। तो अब ये जो ओनर, अगर मान लो ये डेट इक्विटी रेशियो आपका 0 आता है, 0.05 आता है, 0.001 आता है, मतलब जितना जीरो के पास होगा उतना अच्छा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितना जीरो के पास होगा उतना अच्छा है। अब यही पे 0.9 आता है, यानी 90% हो गया। 0.9 का मतलब 90%, 0.8 का मतलब 80%, ठीक है, 0.95 का मतलब 95%। तो जितना ज्यादा डेट इक्विटी रेशियो होगा उतना कंपनी रिस्की है, उतना ही मेहुल चोकसी या आपका क्या बोलते हैं कि नीरव मोदी होने के चांसेस ज्यादा है। आई विल नॉट से ऑल मोदी, ओनली नीरव मोदी आई एम यूजिंग, तो प्लीज मेरे ऊपर कोई केस वेस नहीं करेगा। तो ओनली तो ये नीरव मोदी होने के चांसेस, इस तरह की कंपनियां होने के चांसेस ज्यादा है। तो आपको देखना है कि जिस कंपनियों में लोन कम है वो कंपनी अच्छी होती है, और जिस कंपनी में लोन ज्यादा है, लोन ज्यादा का मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट टर्म में, आई एम टॉकिंग अबाउट एज प्रोपोर्शनेट टू ओनर्स मनी। हो सकता है किसी कंपनी में 2 लाख करोड़ का लोन है लेकिन वो भी कम है, क्यों? क्योंकि ओनर का पैसा कई लाख करोड़ है। लेकिन किसी कंपनी में केवल 10 करोड़ का लोन है लेकिन वो भी ज्यादा है अगर ओनर का पैसा केवल 5 ही करोड़ है। तो ये डेट के इक्विटी के रेशियो में हम डेट देखते हैं। आप देखिए, आप मकान ले रहे हैं, आपका अपना, आपने 10 करोड़ रुपए लगाए तो उस केस में आपने 5 करोड़ लोन ले लिया तो दैट इज ओके। लेकिन अगर आप मकान बना रहे हैं और आपके पास 50 लाख रुपए है और आपने 5 करोड़ का लोन ले लिया, दैट इज वेरी डेंजरस, दैट इज वेरी डेंजरस। तो आपको ये बात समझना है कि ओनर ने कितना पैसा लगाया है, उसके रिस्पेक्ट में कितना लोन है कंपनी के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ डेट इक्विटी रेशियो। वो जितना कम है उतना आपका पैसा सिक्योर है, सेफ है, वो कंपनी साउंड है, और जितना लोन बढ़ता जाता है इन टर्म्स ऑफ रेशियो उतना ही पैसा आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो आई विल ट्राई टू एंड हियर. I will try to take 1-2 questions. If you have any question, any one of you in all these basic concepts, please let me know. Otherwise, फिर हम कल ज्वाइन कर रहे हैं, सेम टाइमिंग। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं ले सकता हूँ।